एंड देन यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ कि क्या कभी मेरा जो सपना था आईएएस बनने का क्या कभी पूरा हो पाएगा कि नहीं। अंदर से जो मेरा मोटिवेशन था ना, देयर इज दिस फेमस कोटेशन दैट व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग देन रिमेंबर द रीजन व्हाई यू स्टार्टेड। तो माय स्ट्रेटजी इंक्लूडेड मल्टीपल रिविजन्स एंड मल्टीपल टेस्ट एंड एनालिसिस आफ्टर दैट। और मैंने रियासत सर को अपने ऐसे कॉपीज भेजे थे। डोंट रिलाई जस्ट ऑन कॉम्प्रिहेंशन और जस्ट ऑन मैथ्स। लक ठीक है, एक दो बार काम नहीं करेगा, लेकिन इफ आई एम गिविंग माय 100% कभी ना कभी तो लक क्लिक करेगा। नमस्कार, आदाब। आज हमारे साथ है आयुषी प्रधान, जिनकी ऑल इंडिया रैंक है 36। तो इस वीडियो में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी स्ट्रेटेजी क्या रही, इन्होंने ऐसे कैसे इम्प्रूव किया और इनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े अपनी जर्नी के दौरान। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो बात करें जब रिजल्ट आया था तो उस समय घर का एनवायरनमेंट कैसा था? घर में सब काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था और सेकंड अटैम्प्ट में मेरा रैंक आया था, लेकिन मुझे आईएएस नहीं मिला था, तो इसलिए घर में इतने खुश नहीं थे। तो जब रिज़ल्ट आया मैं घर में नहीं थी, आई वाज ऑन ए ट्रिप। तो जब मैंने घर में बताया तो काफ़ी ज़्यादा खुश थे मम्मी एंड पापा, एंड उनकी खुशी आई थिंक इट वाज कम्प्लीटली वर्थ जो मैंने इतना स्ट्रगल किया था। ओके, एंड मैम किस टाइम आपको लगा कि आईएएस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, यूपीएससी की जर्नी पे निकलना चाहिए, और कितना टाइम हो गया आपको इसमें? मुझे इसमें ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए हैं। कोविड का टाइम था और मेरे पापा का तबीयत काफ़ी ख़राब था, और उस टाइम पे हमारे एक मतलब फैमिली में जानकारी थी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, उन्होंने काफ़ी हमें हेल्प किया था। तो उस टाइम में मुझे ये पता चला था कि एक जो ऑफिसर होते हैं, जो आईएएस में होते हैं या ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, वो जो नीडफुल लोग होते हैं उनको कितना ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। एंड वहीं से मुझे इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिला कि मुझे अपना जो टेक्निकल जॉब था उसे क्विट करके कुछ मतलब सिविल सर्वेंट बनना है। मैम आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। 2019 मेरा पास आउट ईयर है। उसके बाद मैंने 1 साल काम किया है, टेक्निकल कोडिंग वगैरह वो सब किया है। ओके, तो बात करें आप इंजीनियर हैं, तो एज अ इंजीनियर इतनी अच्छी प्रोफेशन छोड़ के, तो जब आपने ये बात बताई घर में कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? माई फादर वॉज वेरी सपोर्टिव। उन्होंने बोला कि तुझे जो सही लगे तू कर, लेकिन मेरी मम्मी ये थी कि तुझे स्ट्रगल का लाइफ क्यों चुनना है व्हेन यू हैव अ वेरी लग्जरियस लाइफ अहेड। मेरा आईएम वगैरह से एमबीए का भी कॉल आए रखे थे, तो शी वाज लाइक यू हैव सच ए गुड लाइफ अहेड, तो इतना स्ट्रगल क्यों करना है। एंड आईएएस आईपीएस के बाद भी काफ़ी स्ट्रगल्स होते हैं, तो शी वाज इनिशियली अ बिट रिलेक्टेंट, लेकिन उन्होंने देखा कि मुझे कितना ज़्यादा मन है, देन उसके बाद मुझे 100% सपोर्ट मिला है मेरे पेरेंट्स से। ओके, जैसा कि आपका ये थर्ड अटैम्प्ट था, जी। तो स्ट्रेटजी की बात करें, कुछ ही महीनों बाद प्रीलिम्स आने वाले हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी, किस तरह से आपने इसको टैकल किया? प्रीलिम्स में मैंने सबसे ज़्यादा स्टैटिक पार्ट पे फोकस किया था। माय स्ट्रेंथ पॉइंट्स इंक्लूडेड पॉलिटी, इकोनॉमी, तो उस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था। उसके अलावा मैंने काफ़ी ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगाए थे, सेक्शनल लगाए थे एंड फुल लेंथ टेस्ट अलग लगाए थे, और उससे मैं कंप्लीट उसको एनालिसिस करती थी, और वहाँ से मुझे ये पता चलता था कि मेरा कौन सा पार्ट वीक है, तो उसको जाके मैंने फिर से रिवाइज करती थी और बुक में हाईलाइट करती थी। तो माय स्ट्रेटजी इंक्लूडेड मल्टीपल रिविजन्स एंड मल्टीपल टेस्ट एंड एनालिसिस आफ्टर दैट। ओके, एंड बात करें मैम जीएस स्कोर, जीएस 1 और जीएस 2 इन सारी रिलेटेड, और एस्से राइटिंग की बात करें तो एस्से राइटिंग जो एक बहुत अहम रहता है इसमें, तो इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन करी? तो ऐसे में लास्ट टाइम मेरे मार्क्स थोड़े कम हो गए थे, 105 था, तो इस बार 25 मार्क का इम्प्रूवमेंट है। तो इसके लिए मैंने स्ट्रक्चरिंग पे काफ़ी काम किया, मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया था, और मैंने रियासत सर को अपने ऐसे कॉपीज़ भेजे थे। तो सर ने ऐसे कॉपीज़ को सही से इवैल्यूएट किया था, और सर ने बताया था कि मैं क्या गलती कर रही हूँ। जैसे कि मैं टॉपिक से डाइवर्ट करती थी, तो सर ने बताया था कि टॉपिक डाइवर्शन आपको अवॉइड करना है, यू स्टिक टू द टॉपिक। एंड सर ने मुझे स्ट्रक्चरिंग के बारे में भी बताया था कैसे इंप्रूव करना है, तो उससे मेरे ऐसे मार्क्स में इम्प्रूवमेंट आए। उसके अलावा सर का टेलीग्राम चैनल था, तो मैं उस पर रोज़ सर क्वेश्चंस भेजते थे, तो उस पर मैं आंसर्स लिखती थी, और मैंने सर को भेजा था आंसर्स, एंड सर उस पर फिर कमेंट्स करते थे कि हाउ टू इम्प्रूव, क्या क्या मेरे गलतियाँ हैं, एंड वो सब रोज़ करंट अफेयर्स हिंदू आर्टिकल्स के बेस थे, उससे मेरा करंट अफेयर्स भी होता था एंड आंसर राइटिंग दोनों साइमल्टेनियसली होता था। मेंस की भी काफ़ी ज़्यादा बात आती है, तो जीएस 1 जैसे सब्जेक्ट है, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, तो उस पर कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकता है कोई स्टूडेंट्स? आई थिंक मेंस में एक पार्ट होता है प्रेजेंटेशन, तो थोड़ा प्रेजेंटेशन पे स्टूडेंट्स को काम करनी चाहिए।
आपके आपके जो आंसर्स है उसको यूनिक बनाने के लिए अच्छे एग्जांपल्स हो गया, कोटेशंस हो गया, उसको डालिए। और उसके अलावा जो मैंने यूनिक किया था वो ये था कि मैं अपने मतलब मैं न्यूज़पेपर ऐसे नहीं पढ़ती थी, लेकिन अगर मैं कभी भी न्यूज़पेपर आई मेड श्योर कि मैं न्यूज़पेपर से 5-6 पॉइंट एक्सट्रैक्ट करूँ रोज़, और उसको फिर स्टैटिक पार्ट के साथ मैं लिंक कर देती थी। जैसे कि एनजीओ हो गया, प्रेशर ग्रुप हो गया, तो सबका मेरे पास अच्छे अच्छे रिसेंट न्यूज़ के इवेंट थे, एग्जाम्पल्स थे, तो उससे मैं आंसर्स को अच्छा बनाती थी। और एथिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपके मार्क्स को काफ़ी इम्प्रूव करा सकते हैं। तो एथिक्स का मैं रोज़ जो थ्योरी पार्ट हो गया और केस स्टडीज़ हो गया, उसको मैं रोज़ प्रैक्टिस करती थी एथिक्स आंसर उस पर, और उस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा कोटेशंस और जो एथिकल एग्जांपल्स होते हैं फ्रॉम द करंट अफेयर्स उसको रखती थी। और बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स के यूनिक एग्जांपल्स उसको भी मैंने कंपाइलेशन किया हुआ था। तो आई थिंक एक तो अपना सिलेबस अच्छे से होना चाहिए, स्टैटिक पार्ट होना चाहिए, एंड आपके पास यूनिक केस स्टडीज़ और एग्जांपल्स और फैक्ट्स होने चाहिए। आपका आंसर देख के ही एग्जामिनर को अच्छा लगना चाहिए। एंड उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड द स्ट्रक्चरिंग पार्ट। बहुत बार हम आंसर से पूछता कुछ, हम लिखते कुछ और है। तो आई मेड श्योर कि आई स्टिक टू द पॉइंट। क्वेश्चन का डिमांड एड्रेस करना मेरा फर्स्ट फोकस था, उसका स्ट्रक्चरिंग सेकंड पार्ट था, एंड थर्ड पार्ट इज वर्किंग ऑन द प्रेजेंटेशन। ओके। एंड मैम, करंट अफेयर्स की बात करें कि न्यूज़पेपर या मैगजीन कहाँ कहाँ से आपको हेल्प हुए, वो बता सकें। विजनाइज का मैगजीन आई यूज टू फॉलो दैट। उसके अलावा न्यूज़पेपर, जैसे कि मैं 3 साल से प्रिपेयर कर रही हूँ, तो इंटरव्यू के टाइम आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर एक्सटेंसिवली, तो उससे मेरा करंट अफेयर्स पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड आ गया था। ओके। एंड मैम, बात करें पीवाईक्यू, तो आपने कब से कब तक के पीवाईक्यू लगाए। मेंस का मैं 2013 से लेके जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से मैंने अच्छे से 10 साल का एवरी मतलब सभी सब्जेक्ट्स का मैंने अच्छे से पीवाईक्यू कर रखा था। उस पर मैंने ये भी सोचा था कि अगर रिपीट हो रहा है देन हाउ विल आई मेक माई आंसर्स डिफरेंट, तो उस पर अच्छे से क्या था। वैसे प्रीलिम्स का भी फ्रॉम द लास्ट 10 years मैंने अच्छे से उसको एनालिसिस किया था, नॉट ओनली द करेक्ट आंसर्स बट उसके जो ऑप्शंस थे उस ऑप्शंस के पीछे मैं जाके उसको भी अच्छे से मैं एनालिसिस करती थी कि ये ऑप्शंस क्यों गलत है, इसको क्यों यूपीएससी ने पूछा है। ओके। एंड मैम, बात करें चैलेंजेस की, जो ये यूपीएससी की जर्नी है वो बहुत ज़्यादा टफ है, तो आपने अपने लाइफ में पर्सनल चैलेंजेस क्या फील करे जो प्रिपरेशन के दौरान। पर्सनल तो ये होता है कि कंप्लीट सोशल आइसोलेशन था। जब मैं जॉब करती थी माई लाइफ वॉज वेरी हैपनिंग, रोज़ मतलब घूमने जाती थी, पार्टियाज होती थी, लेकिन इट वॉज अ कंप्लीट सोशल आइसोलेशन। एवरी डे आई यूज टू वेकअप अराउंड नो एट द मॉर्निंग अराउंड 5 AM एंड 6 AM, एंड फिर आपको कंटिन्यूसली पढ़ना है। सोशल मीडिया मैंने डीएक्टिवेट कर लिया था, तो कंप्लीट सोशल आइसोलेशन था। उसके बाद आपको इनिशियली 1-2 साल तो फैमिली सपोर्ट कर लेंगे, लेकिन जब आपका नहीं होगा सिलेक्शन देन आपको फिनेंशियल प्रॉब्लम भी आना शुरू हो जाएगा। यू विल सी दैट योर फ्रेंड्स आर अर्निंग, दे आर ट्रैवलिंग, लेकिन आप अकेले घर में बैठ के पढ़ रहे हो, तो वो सब काफ़ी ज़्यादा एक मेंटल स्ट्रेस आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा आपको एंशियस लगता है। एंड देन यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ कि क्या कभी मेरा जो सपना था आईएएस बनने का, क्या वो कभी पूरा हो पाएगा कि नहीं। एंड वन मोर प्रॉब्लम विच आई फेस्ड वॉज गेटिंग ट्रैप्ड इन द साइकिल। ऐसा होता था कि रिजल्ट आता था, उसके जस्ट 3-4 दिन के बाद फिर से प्रीलिम्स होता था, तो मैं रोते रोते प्रीलिम्स देती थी। सो एंड आई जस्ट गेट 3 months टू इम्प्रूव ऑन माई मेंस, तो इसकी वजह से मैं मेंस में बहुत ड्रेस्टिक इंप्रूवमेंट नहीं कर पाती थी, एंड आई वाज गेटिंग स्टक इन द यूपीएससी साइकिल। 2 महीने में ही प्रीलिम्स आने वाले हैं जस्ट, तो जो वो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, तो आपके हिसाब से अभी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। 2 महीना बहुत कम समय है, तो उसके बारे में बताएं आप। मैं यही बोलूँगी कि आपके कोई कोई सब्जेक्ट होते हैं जिसके एक्यूरेसी काफ़ी हाई होते हैं, तो उस पर फोकस कीजिए। पॉलिटी इकोनॉमी को सही से मास्टर कर लीजिए। साइंस एनवायरनमेंट काफ़ी डायनेमिक हो रहा है, तो उसके लिए एक सोर्स इज़ नॉट सफिशिएंट, उसके लिए थोड़ा सा 2-3 सोर्सेज आप लीजिए। हिस्ट्री में एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कीजिए। और मॉडर्न पे फोकस कीजिए। एंशियंट मिडिवल काफ़ी फास्ट होता है, उसका आउटपुट रेशियो काफ़ी कम है, तो मैंने आज तक ढंग से नहीं किया है, सो आई डोंट एक्सपेक्ट, मतलब याद नहीं रहता है मुझसे। तो अगर आपसे याद रह रहा है इट्स गुड, अगर नहीं हो रहा है तो उस पर इतना अपना एफर्ट्स मत डालिए, सही जगह पे अपना एफर्ट्स डालिए। लाइक पॉलिटी इकोनॉमी में आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट रेशियो मिल जाएगा, तो उस पर अपना एफर्ट्स डालिए। उसके अलावा यूपीएससी हैज़ एलिमिनेटेड द, जो होता था ना पहले, एलिमिनेशन हो गया, ऑल ऑफ द एबव हो गया, उसको यूपीएससी ने एलिमिनेट कर दिया है। तो इसलिए आपको थोड़ा प्रीलिम्स के लिए आई थिंक स्ट्रेटेजी चेंज करने का टाइम आ गया है। एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं कर रहा है, तो आपको नॉलेज पे काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। पहले 2 महीने में हो जाता था प्रीलिम्स, लेकिन अभी आई थिंक 3 to 4 months, तो आपको काफ़ी एक्सटेंसिवली नॉलेज पार्ट पे काम करना होगा। पहले एक स्टेटमेंट से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अभी आपको सभी जानना पड़ेगा, क्योंकि ओनली 1 only 2 ऐसे आ रहा है। उसके अलावा सी सेट इज़ बिकमिंग वेरी टफ, सो सी सेट को इग्नोर मत कीजिए। उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट लगाइए, और अपने जो क्वांट्स के इजी पोर्शंस होते हैं ना, जैसे सेट थ्योरी हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, उस पर थोड़ा सा काम कीजिए। जैसे आपने बात करी मैम सी सेट की,
तो उसमें कंप्रहेंशन है और मैथ में परसेंटेज और ये सारी चीज़ें हैं। तो कुछ आपके लिए जो वर्क कर पाए जो चैप्टर्स हैं वो मेंशन करना चाहेंगे, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैंने एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, तो मैंने स्पेसिफिकली कहीं प्रिपेयर तो नहीं किया सीसैट के लिए। बट द ईजिएस्ट पार्ट इज़ आई थिंक फॉर मी नंबर सिस्टम ईजी होता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आप एक बार समझ जाओगे वहाँ से भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा कंप्रीहेंशन पे मैं ज़्यादा रिलाई नहीं करती थी, क्योंकि उसके आंसर्स काफ़ी 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन रहता था। तो आई मेड श्योर कि एटलीस्ट मैं 60 मार्क्स तो मैथ्स से खींच लूँ, बाकी कंप्रीहेंशन करती थी। तो आप भी वैसे डिवाइड कर लीजिए, डोंट रिलाई जस्ट ऑन कंप्रीहेंशन और जस्ट ऑन मैथ्स। डिवाइड कर लीजिए कि 40-50 मार्क्स एटलीस्ट मैथ्स से आ रहा हो एंड बाकी कंप्रीहेंशन से आप ला सकते हैं। जब हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं तो एक ऐसा फेज आता है कि जिसमें हम बहुत ब्रेक डाउन हो जाते हैं। लगभग हर स्टूडेंट के साथ ये होता है कि उसमें लगता है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, पता नहीं हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। फैमिली प्रेशर, सोसाइटियल प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर होते हैं। तो उस टाइम पे कैसे हैंडल किया आपने और कैसे हैंडल करना चाहिए स्टूडेंट को जब लगता है कि अब छोड़ देना चाहिए? ये मेरे साथ सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ था। तो ये हुआ था कि मेरे जो इंटरव्यू मार्क्स थे वो कम आ गए थे और ऐसे मार्क्स कम आ गए थे। तो 21 और 22 में ये हुआ था कि अगर मेरे सेम मार्क्स रिपीट होते जो 21 में आए थे, आई वुड बी एन IAS ऑफिसर इन 22। तो उससे मुझे लगा कि कुछ मेरे हाथ में नहीं है, सब कुछ लक के ऊपर होता है। और मेरा काफ़ी प्रोसेस पे भरोसा उठ गया था। एंड तब मुझे लग रहा था कि मुझे घर में भी बोला कि ठीक है, एक नॉर्मल सा मतलब जो भी ग्रुप है सर्विस तो हो गया है, सो जस्ट सेटल डाउन, मतलब और मत दे। लेकिन फिर भी वो अंदर से जो मेरा मोटिवेशन था ना, देयर इज फेमस कोटेशन दैट व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग देन रिमेंबर द रीज़न व्हाई यू स्टार्टेड। तो दैट कोटेशन उसको मैंने लगा के रखा था। मैंने वही सोचा कि मैंने क्यों शुरू किया था, मुझे IAS ऑफिसर क्यों बनना था, व्हाट वाज द रीज़न फॉर विच आई स्टार्टेड, फॉर विच आई क्विट एवरीथिंग। आई क्विट माई जॉब, आई क्विट माई एवरीथिंग, मतलब सोशल लाइफ जो है, फैमिली फ्रेंड्स सबसे बात करना बंद कर दिया था। तो वो जो रीज़न था कि मुझे सर्व करना है, मुझे कुछ लार्ज इम्पैक्ट लाना है सोसाइटी में, और मैंने देखा था कि कितना लार्ज स्केल पे एक IAS ऑफिसर इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो दैट रीज़न से मैंने फिर से मोटिवेशन लिया और मुझे लगा कि और एक बार ही सही, लेट मी गिव माई 100%। लक ठीक है, 1-2 बार काम नहीं करेगा, लेकिन इफ़ आई एम गिविंग माई 100%, कभी ना कभी तो लक क्लिक करेगा। 6 अटैम्प्ट है, कभी ना कभी तो लक, एक अटैम्प्ट में तो काम करेगा ही लक। तो ये सोच के मैंने फिर से खुद को रिवाइव किया और फिर से मैंने अपना 100% दिया। जी। अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो वुमेन एम्पावरमेंट हमारे देश में 2 तरीके का है, रूरल और अर्बन। तो अर्बन में तो हर तरीके से ठीक है, रूरल में जो गवर्नमेंट स्कीम्स चलती हैं या उनको जो एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं रूरल एरिया में वहाँ जो महिलाएं रहती हैं उन तक ये नहीं पहुँच पाती ये चीज़ें और सही ढंग से यूज़ नहीं हो पाता। तो रूरल वुमेन्स को कैसे एम्पावर्ड किया जाए, इस पर क्या सोचते हैं आप? मुझे लगता है कि उनको एम्पावरमेंट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फीमेल के लिए होता है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और फिनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो रूरल में हम ये देखते हैं कि मोस्टली वो लोग डिपेंडेंट होते हैं अपने स्पाउस के ऊपर, इसलिए एम्पावरमेंट नहीं हो पा रहे हैं। एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वे इज़ SHGs। उस पर काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस भी रहा है। जैसे बहुत सारे मिशंस भी हो रहा है, लाइक मिशन शक्ति फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे। सेकेंड इज़ फीमेल एजुकेशन पे हमें काम करना चाहिए एंड डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ द रूरल फीमेल्स जो भी है, तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा हमारा फोकस होना चाहिए। जी। और नेशन बिल्डिंग में सिविल सर्विसेज का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? जैसे आप अभी सिलेक्टेड है, आपने सोचा होगा कि सिलेक्शन के बाद मैं वर्क करूंगी, तो एक ब्यूरोक्रेट के भी तो मन में होना चाहिए ना कि हाँ जी मेरा ये रोल रहेगा हमारी सोसाइटी में या नेशन बिल्डिंग में। तो वो क्या सोचा है आपने? जी, मैंने यही सोचा है कि मेरा जो यूनिक एकेडमिक बैकग्राउंड है और मैंने जो भी अभी तक सीखा है उसको मैं कैसे ब्यूरोक्रेसी में अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। जैसे कि मेरा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है और अभी हमारा फोकस हो रहा है डिजिटल इंडिया पे, तो मैंने ये सोचा है कि हाउ कैन आई यूज़ माई कंप्यूटर साइंस नॉलेज ई-गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए, डिजिटल इंडिया को इम्प्रूव करने के लिए, स्कीम्स को लोगों तक और बेहतर पहुँचाने के लिए। और उसके अलावा जैसे कि मेरा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था, तो उससे मुझे ट्राइबल के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया। तो मैंने उससे एक कंसेप्ट सीखा दैट इज़ अबाउट कल्चरल रिलेटिविज्म, कि हमें दूसरों के कल्चर्स को सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं मानना चाहिए, बल्कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द कल्चर एज इट इज़ एंड वी शुड रेस्पेक्ट देयर कल्चर्स। तो आई थिंक इसी से मैं जो ट्राइबल डेवलपमेंट है उस पर भी काफ़ी मुझे काम करना है और उस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाना है, क्योंकि आई बिलोंग टू उड़ीसा, जो कि एक बहुत ज़्यादा उसमें PBTGs है। तो इफ़ आई गेट अ चांस उस पर भी मेरा फोकस रहेगा। एक लास्ट क्वेश्चन, सब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं वो बताते हैं कि क्या करना चाहिए। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं चाहूँगा आप उन्हें ये बताएं कि प्रिपरेशन के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए।
हाँ। तो उस पर कुछ पॉइंट्स अगर आप शेयर कर सकते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पे फॉलो मत कीजिए, क्योंकि मार्केट में आजकल आपको मल्टीपल रिसोर्सेज मिलेंगे। जी। जस्ट स्टिक टू वन एंड उस पर आप वैलिडेशन कीजिए। एक को बेस बनाइए, बाकी 2-3 को उठा के उसको वैलिडेशन कीजिए। सेकेंड इज़ जैसे कि पहले सबको लगता है कि न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड लोग 4-5 घंटे देते थे, तो ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने न्यूज़पेपर सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पढ़ा था। मुझे प्री और मेंस के टाइम काफ़ी लगता था कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि 3 to 4 आवर्स तो मैं नहीं दे सकती थी। तो आप अपना हिसाब से स्ट्रैटेजी डिवाइस कीजिए। नो नीड टू रिगरेसली फॉलो न्यूज़पेपर। थर्ड इज़ नोट्स मेकिंग। तो बहुत लोग मैंने देखा है कि रिविजन पे टाइम मतलब नहीं दे के सिर्फ और सिर्फ नोट मेकिंग पे फोकस करते हैं, तो वो स्ट्रैटेजी भी गलत है। मेक श्योर कि जो आप नोट बनाते हो वो लास्ट मोमेंट में आपको काम है। इतना लेंदी नोट्स का कोई यूज़ नहीं होता है, बिकॉज एट द एंड मैटर करता है कि आप क्या रिटेन कर पा रहे हो इन दोज 3 आवर्स। तो मेक श्योर कि आप क्रिस्प और शॉर्ट नोट्स बनाएं। एंड लेंदी नोट्स तो आपको कोचिंग से भी मिल जाएगा, आजकल सब कुछ क्यूरेटेड आ रहा है, तो उस पर करना चाहिए। लेंदी नोट्स खुद के होने का कोई मतलब नहीं होता। मैम, जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिनके अभी जस्ट प्रीलिम्स है इस बार, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? मेरा ये मैसेज रहेगा कि आप खुद पे बिलीव रखिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जब तक आपने अपना 100% नहीं दिया है तब तक आप क्विट मत कीजिए। लाइक मैंने इस बार अपना 100% दे दिया था एंड दिस मतलब मैंने ये सोचा था कि इस बार नहीं हो रहा है, देन आई एम क्विटिंग इट। सो अंटिल यू हैव गिवन योर 100%, डोंट क्विट। आप अपना 100% दीजिए, अपना पोटेंशियल को एक्सप्लोर कीजिए। उसके अलावा आई विल से कि डोंट रिलाई ऑन मल्टीपल सोर्सेज। आप कम चीज़ों को पढ़िए, लेकिन उसको बार बार पढ़ के उसको रिवाइज़ कीजिए। आप टेस्ट सीरीज से जो आपका गलतियाँ हो रहे हैं उसको आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए, उसको आप एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिए। एंड एग्ज़ाम के जो लास्ट वीक में होते हैं उसको आप रिवाइज़ कीजिए कि आपका क्या क्या गलतियाँ हो रहा है बार बार, और PYQ को अच्छे से कीजिए। एंड एट द एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स, एंड डेफिनेटली आप ज़रूर सक्सेस पाएंगे। Okay. ना कभी तो लक क्लिक करेगा।